तो चलिए आज हेलो एल्केन तथा हेलोरीन पढ़ते हैं। ये चैप्टर 10 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। अब एल्केन तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे CH3, CH2, CH3, ये क्या है? ये प्रोपेन है, एक एल्केन है। तो इसमें इस कार्बन पे जैसे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, CH3 लिखा था, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ कोई हैलोजन लगा दो। अब हैलोजन क्या होते हैं? जैसे हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। और इसमें हम जिस बॉन्डिंग करते हैं, ये इधर से बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये जो है एक सिंबल है हैलोजन का। और ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये ग्रुप हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस यौगिक में जो X लगा हुआ है, तो ये इसको हम हेलो कह सकते हैं, या हेलोजन है तो हेलो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो यहाँ पर अगर X की जगह हम Br लगा देते हैं, तो अब ये क्या हो गया? हेलो एल्केन हो गया, यानी ब्रोमो एल्केन हो गया। अगर यहाँ पर हम Cl लगा देंगे, क्लोरो एल्केन हो जाएगा। I लगा देंगे, आयोडो एल्केन हो जाएगा। इन जनरल हम उसे क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। तो ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। इधर जो ग्रुप है वो R से रिप्रेजेंट होता है। ये पूरा ग्रुप जो है एल्किल समूह है, ये R एल्किल समूह है। तो और ये इसको हम हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड, ये सामान्य नाम है, इस तरह से भी पुकारते हैं इसे RX को। और हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो ये हेलो एल्केन में क्या होता है कि एल्किल समूह होता है। अब एल्किल समूह कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा। आप देख सकते हैं ये मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल है, नियोब्यूटिल है। तो ये हेलो एल्केन होते हैं, जिसमें ये इधर ये जो पूरी श्रृंखला होती है ये एलिफैटिक होती है। और हेलोरीन क्या होते हैं? हेलोरीन होते हैं जैसे कोई एरोमेटिक बेंजीन रिंग से जुड़ा अगर कोई हेलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो ये हेलोएरीन है। क्योंकि ये जो पूरा जो है फेनिल ग्रुप है या एरिल ग्रुप है, यही जो है तो बेंजीन को हम एरीन भी कहते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्कीन होते हैं। तो इनमें कहीं भी अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो क्या है? हेलो। तो ये जो है हेलो एल्केन और हेलोएरीन, इस तरीके से। तो हम हेलो एल्केन के एक जनरल सिंबल क्या दे सकते हैं? RX, और इसके लिए ARX। R एल्किल को रिप्रेजेंट करता है और AR जो है एरिल को, मतलब बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है। बेंजीन से जुड़ा हुआ हैलोजन है। तो इस चैप्टर के हाफ पार्ट में हेलो एल्केन है, हाफ पार्ट में हेलोएरीन है। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन को पढ़ते हैं। हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं पहले तो ये देखते हैं। तो CH3, CH2, CH2, Br मान लो लिखा हुआ है, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। बहुत आसान है इसका नाम लिखना। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपेन। और इसमें ये Br जो है प्रतिस्थापी है। ध्यान रखना ये कोई क्रियात्मक समूह नहीं है हैलोजन, तो इसलिए जो है इसको पहले लगाएंगे। तो ये क्या हो गया? ब्रोमो प्रोपेन। चूँकि 1 नंबर पे है तो 1 चाहे लिखो चाहे छोड़ दो। अब अगर यही सेकंड नंबर पे लगा होता, जैसे CH3, CH3 यहाँ लगा होता, तो नंबरिंग करते। तो चाहे इधर से करें चाहे इधर से, बात एक ही है। तो ये क्या हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हेलो एल्केन जो भी होते हैं, कार्बन की श्रृंखला चाहे कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, उसी बेस पे इसको हम हैलोजन को प्रतिस्थापी मान के उसका नाम लिख देते हैं। एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये है CH3, CH3, CH3,
Br, सपोज ये कंपाउंड है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें सबसे नंबरिंग करेंगे सबसे लंबी श्रृंखला पर, तो 1 2 3 सबसे लंबी इधर को है, इधर को तो 2 ही हो रहे हैं, तो प्रोपेन हो गया क्योंकि 3 के लिए प्रोपेन होता है। और सेकंड नंबर पे एक मेथिल लगा है, एक Br लगा है। चूँकि ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आया, चेन में नहीं है, इसलिए ये एक मेथिल ग्रुप है। तो सेकंड पे मेथिल है और ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो और 2 मेथिल। इस तरह से 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन ऐसे इसका नामकरण कर देंगे। अब जैसे देखिए ये है CCl Cl Cl Cl। अब इसमें 4 हेलोजन हैं, 4 Cl हैं, कार्बन एक ही है बस। तो एक के लिए क्या होता है, मेथेन होता है। 1 पे ही ये चारों हैं, तो ये क्या हो गया, टेट्राक्लोरो। तो वास्तव में 1 पे ही चारों हैं, तो ये है तो 1 1 1 1, लेकिन ये 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो दिस इज़ टेट्राक्लोरो मेथेन। और देखते हैं, जैसे C से 3 Cl लगे हैं और H लगा है, तो ये क्या है, ये हो गया ट्राइक्लोरोमेथिन क्योंकि एक कार्बन है और 3 Cl हैं और एक ही, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे ऊपर 4 थे वैसे इसमें 3 है। एक और कंपाउंड देखते हैं, जैसे ये है CH3 ट्वाइस CHI, सपोज ये कंपाउंड है। तो पहली चीज़ तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए। कैसे, CH से एक I लगा हुआ है और इसी से C से 2 CH3 लगे हैं, तो 2 CH3 ऐसे लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें नंबरिंग कर दीजिए, लंबी चेन 1 2 3, तो 2 पे क्या हो गया I, तो 2 I के लिए क्या होगा 2 आयोडो प्रोपेन। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है नेमिंग में, और इस तरीके से हम इसको नामकरण कर सकते हैं इसका। देखिए कई बार इस तरह से लिखा रहता है और इसका नाम लिखना है, तो जब ऐसे लिखा रहता है तो जैसे इस तरह लिखा हुआ इसका नाम लिखना है, तो इसमें पहले Br को देखना है किस कार्बन पे लगा है, तो उसके जस्ट पहले वाले पर ही लगा होता है, तो Br को इस पर मानना चाहिए। तो CH3 CH Br CH2 CH3 ऐसे हमने लिख दिया। और ये बॉन्ड तो यहाँ हाई है, यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, यहाँ मैंने शो कर दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। Br को नीचे उठा के इस पे लगा दिया है, यहाँ बगल में लिखा था। तो अब तो नाम आसान हो गया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरीके से हैलोएल्केन का नाम लिखेंगे IUPAC। और अगर जनरल नाम में, तो सामान्य नाम लिखने में हम कह सकते हैं, जैसे अगर अब ये कंपाउंड देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज क्लोरोएथेन, दिस इज क्लोरोएथेन। इसको हम एथिल क्लोराइड, ये तो IUPAC नाम है, ये IUPAC में ऐसा लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं। तो अगर हम जनरल नाम लिखें, सामान्य नाम लिखें, तो सामान्य नाम में क्या लिखेंगे, एथिल क्लोराइड, क्योंकि ये CH3 CH2 क्या है, ये एथिल है, और क्लोराइड Cl जो होता है इस पर ऋणावेश आता है, आंशिक या पूरा जो भी आता है ऋणावेश आता है इस पर, इसलिए ये क्लोराइड है। आइड कब लगाते हैं, जब
थोड़ा आंशिक रूप से या पूरी तरह से कोई चीज़ ऋणावेशित होती है। तो ये एथिल क्लोराइड लिख सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे नाम प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकरण इसका। तो ये हैलोइल्केन तथा हैलोएरीन में पहले जैसे हम लिखें मोनो हैलोइल्केन, तो मोनो से नाम से क्लियर है, मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल है CH3 CH2, चलो CH2 Br हमने लिख दिया, तो एक ही Br है इसमें। यहाँ पर मान लो हैलोजन लगा है, कोई सा भी हो सकता है। तो जब एक ही हो, चाहे कहीं भी लगा हो लेकिन एक ही हो, तो क्या होता है, मोनो हैलोइल्केन। और अगर दो होते हैं, जैसे डाई हैलो एल्केन, तो डाई मतलब क्या होता है, दो। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे CH3 CH, यहाँ पर Cl लगा है या X ही लगा दो, और यहाँ पर CH2X लगा दो। तो डाई मतलब क्या हुआ, दो। तो ये भी क्लियर है, डाई हैलो एल्केन। अब हैलो के लिए जनरल X लिखा है, अगर इसकी जगह ब्रोमो आ जाएगा, डाई ब्रोमो एल्केन, तो दो यहाँ Br लिखेंगे। क्लोरो आ जाएगा, डाई क्लोरो एल्केन। जैसे यहाँ पे नाम, अब इसमें एग्जैक्टली एल्केन लिखा है क्योंकि ये नहीं पता कितने कार्बन, लेकिन इसमें तो पता है। तो एक तरह से ये क्या है, डाई हैलो प्रोपेन है। तो डाई का मतलब दो होता है। और इसी तरह ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन में तीन होते हैं। अब कार्बन की श्रृंखला चाहे जितनी लंबी हो, सपोज़ चलो एक एग्जांपल लिख ही देते हैं, CH3 CH 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 CH3, मान लिया 3 X लगे हैं, तो ये क्या है, ट्राई हैलो एल्केन है। अब जैसे एक एग्जांपल लिखा था, C से 3 Cl लगे हैं, एक H लगा है, तो ये भी जो है ट्राई हैलो एल्केन है। ये ट्राई क्लोरोमेथेन है, तो इसमें 3 हैलोजन लगे हैं। तो 3 होना, ये जो है 3 हैलोजन का होना, ये ट्राई हैलो है। ये वैसे क्लोरोफॉर्म है, ये CHCl3 जो है एक ट्राई हैलो एल्केन है, और इसमें 3 हैलोजन हैं। तो इससे बहुत क्लियर है कि ये क्या होते हैं। ये एक तरह से मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण है। और देखते हैं, अब देखिए ये तीन तो नंबर ऑफ हैलोजन के बेस पर ये 3 तरह के हो गए, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। नेक्स्ट देखते हैं चौथा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि जैसे कार्बन की श्रृंखला कितनी भी लंबी हो, जैसे कार्बन की श्रृंखला इधर कितनी भी लंबी हो सपोज, और इधर मान लिया ये है, कार्बन की श्रृंखला कितनी भी लंबी हो, कहीं उसमें हाइड्रोजन लगा हो, जैसे इसमें 3 H है, एक H की जगह क्या लगा दिया हमने, X लगा दिया, तो ये एल्किल हैलाइड है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RX भी लिख सकते हैं। एल्किल हैलाइड की एक ख़ास बात होती है कि इसमें जो है ये sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन लगा होता है और उसका नेक्स्ट भी sp3 होता है, आगे भी sp3, तो sp3 कार्बन पे हैलोजन लगा होता है एल्किल हैलाइड में। कोई भी एल्किल है और इसमें कोई एक हैलोजन लगा हो तो वही क्या है, एल्किल हैलाइड। तो बहुत ही इसमें जो है ये क्लियर है और इसको हम RX से लिख सकते हैं। और इसमें ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री होता है, सॉरी 3 डिग्री नहीं बल्कि sp3 कार्बन होता है इसमें। 5वां है
एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड बच्चों क्या होता है, जैसे ये इससे कोई हैलोजन लगा हुआ है और इसका पड़ोसी जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, यहाँ पे मान लिया H है, ये H है, आगे इधर R है, कुछ भी हो, यानी ये हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो तो sp3 है, लेकिन उसका पड़ोसी क्या है, sp2 है। तो एलिलिक में यानी यहाँ पर जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ये है CH2X, ये जिससे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये क्या है, sp3, और उसके बाद भी sp3 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बन पे ये X लगा हुआ है उसका पड़ोसी क्या है, sp2 है, तो एलाइलिक है। साइक्लिक में भी हो सकता है, जैसे मान लिया यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगा है, तो आप देख रहे हैं कि ये कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो क्या होता है, sp2, और जहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता है वो क्या होता है, sp3। तो इस तरीके से जो है एलिलिक हैलाइड होता है। तो इसको भी आप समझ गए। और सिक्स्थ जो वर्गीकरण है वो बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजिलिक या हम बेंजाइलिक कहते हैं, इंग्लिश में है बेंजाइलिक या बेंजिलिक, और इसको ऐसे एलाइलिक। तो एलाइलिक या एलिलिक कुछ भी कहो। बेंजिलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, जैसे कोई भी बेंजीन पर ये ग्रुप लगा हुआ है, सपोज CH3, यानी ये भी sp3 कार्बन है और इसमें एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाए, तो यहाँ पर ये जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन उसका पड़ोसी क्या है, sp2, लेकिन ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों केसेस में हाइड्रोजन जिससे लगा हुआ है वो sp3 कार्बन है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो sp3 है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन उसके जस्ट बाद इसमें क्या है, sp3 है, आगे भी sp3 है, इसमें उसका जस्ट पड़ोसी sp2 है, इसमें भी इसका पड़ोसी sp2 है, लेकिन वो बेंजीन रिंग का कार्बन है। तो बेंजीन रिंग के जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन उनका जो वो कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन्स से थोड़ा हट के होता है, डिफरेंट होता है। जैसे एल्कीन्स ये हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हैं एरोमेटिक है। तो यहाँ पर ये बेंजिलिक हैलाइड है, इस टाइप से ये बेंजाइलिक हैलाइड, यानी इसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे हम। तो ये तीन भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इस पर हाइड्रोजन है, आगे यहाँ कुछ भी ग्रुप हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये sp2 कार्बन है, यानी हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो sp2 है, यानी डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से अगर कोई हैलोजन लगा होता है दैट इज़ वाइनिलिक। तो वाइनिलिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर मान लिया कुछ इस टाइप से कोई कंपाउंड है और उसमें डबल बॉन्ड सपोज यहाँ है, इससे कोई हैलोजन जुड़ा है तो ये भी वाइनिलिक है, और ऐसे कोई कंपाउंड है इससे हैलोजन जुड़ा है वो भी वाइनिलिक है। तो वाइनिलिक में कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वन है एरिल हैलाइड।
एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या होते हैं? एरिल हैलाइड होते हैं जिसमें जैसे बेंजीन से डायरेक्ट कोई कार्बन जुड़ा हो, जैसे मान लिया ये बेंजीन है और इससे X जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये sp2 कार्बन है ये, तो sp2 कार्बन से इसमें भी जुड़ा है, sp2 से इन दोनों केसेस में जो है हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन इसका जो sp2 है वो एल्कीन का कार्बन है और इसका जो है बेंजीन रिंग वाले जो डबल बॉन्ड होते हैं थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर कोई जुड़ा है हाइड्रोजन तो वो फिर कंपाउंड एरिल हैलाइड कहलाता है। यानी ये एल्किल हैलाइड हम पूरे कंपाउंड को कह रहे हैं, एलिलिक हैलाइड पूरे कंपाउंड को कह रहे हैं, बेंजिलिक हैलाइड। तो इतने तरह के ये हैलाइड होते हैं। यानी इस चैप्टर में जो हम लोग बहुत सारे कंपाउंड से रूबरू होंगे तो वो या तो मोनोहेलोएल्केन होंगे या डाई होंगे, ट्राई होंगे या एलिलिक होंगे, वाइनिलिक होंगे, बेंजाइलिक होंगे, एरिलिक होंगे। तो ये जो टर्म्स हैं ये दिमाग में रहने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कैसा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक CX आबंध की प्रकृति है। तो यहाँ पर जैसे ये CH3C यहाँ पर X लगा हुआ है, ये है, ये एक हैलोएल्केन है, इसमें 2 कार्बन मैंने लिए हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है कैसा होता है, ये बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है, यानी आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है, उप सहसंयोजक होता है, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है जो CX आबंध की प्रकृति कैसी होती है, तो पहली चीज़ तो कि जैसे X है, X की जगह मैंने बताया क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। अब अगर C से F जुड़ा है या C से Cl जुड़ा हो सकता है, C से Br जुड़ा हो सकता है और C से I जुड़ा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि C और X में कार्बन और X में X इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, ये ज़्यादा ऋण विद्युती है, इसकी ऋण विद्युतता सबसे ज़्यादा है कार्बन से, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये जो बंध है ये ध्रुवीय हो जाता है, तो ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध साझेदारी तो है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन C से X की तरफ नहीं चले जाएंगे, नहीं तो आयनिक हो जाएगा। तो पूरी तरह से नहीं जा सकते क्योंकि ऋण विद्युतता में अंतर तो है, लेकिन इतना अंतर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो ये आंशिक रूप से ट्रांसफ़र होने की वजह से इसमें ध्रुवता आ गई है, 2 पोल हो गए हैं, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। तो ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में अब ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे मान लिया यहाँ F है, तो F सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, तो कुछ ज़्यादा ही इस पर ऋणावेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पोलैरिटी आ जाएगी, ध्रुवता आ जाएगी। तो CF, CL, CBr, CI में से बॉन्ड तो सब ध्रुवीय सहसंयोजक होंगे, लेकिन उनकी जो ध्रुवता है, पोलैरिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। अब जैसे यहाँ पर C और F के बीच चूँकि इस पे धनावेश ऋणावेश अधिक आ रहा है, तो इनके बीच आकर्षण भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये थोड़ा पास पास आ जाएंगे, मतलब C और F जो है पास पास आ जाएंगे। नहीं, बंध लंबाई की अगर बात करें, इसका जो डेटा है, जैसे इसका 1.38 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका 1.76 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका 1.94 एंगस्ट्रॉम और इसका 2.14। तो ये बंध लंबाई है। अब आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ लंबाई
बढ़ रही है। ये हमने क्या लिखा है, बंध लंबाई, बंध लंबाई बढ़ती है। तो कोई डेटा याद नहीं रखना है आपको, बस ये जानना है कि यहाँ F लगा हो, Cl लगा हो, Br लगा हो, I लगा हो, तो उससे इस पे इस बंध की लंबाई पे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, आयोडीन के केस में बंध लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, और इस बंध लंबाई होने से अभिक्रियाओं पर फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर लंबाई ज़्यादा है तो फिर उसका बंध का टूटना जो है आसान रहेगा, छोटा बंध मजबूत होता है, बॉन्ड लेंथ। तो एक तरह से जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो बंध वियोजन जिसे कह सकते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी ऊपर वाला बंध मजबूत है। तो ऊपर की तरफ हम कह सकते हैं कि जो बंध की प्रबलता है वो बढ़ती है, यानी CF बंध ज़्यादा मजबूत होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। रिएक्शन करने के मामले में अभी अगर जैसे CH3CH2I ले लो, आयोडोएथेन, तो फ्लोरोएथेन और आयोडोएथेन में आयोडोएथेन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि वो बंध आसानी से टूट जाएगा, तो फिर वो किसी से क्रिया कर जाए। क्योंकि क्रिया करने का, अभिक्रिया करने का अर्थ क्या होता है, उसका तात्पर्य यही होता है। अभिक्रिया का अर्थ होता है कि पुराने बंध टूट जाते हैं, नए बंध बनते हैं। तो जो बंध टूटने लायक होते हैं टूट जाते हैं, अगर उनकी प्रबलता कम है तो ही टूटेंगे। तो यहाँ पर ये बंध कमज़ोर है कंपैरेटिवली। अब ऊपर वाले में बंध की प्रबलता ज़्यादा है, बंध लंबाई कम है, और जो आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का जो अंतर है वो भी ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि कोई बंध जब ध्रुवीय होता है तो उन पे जो चार्जेस होते हैं वो, जैसे F पर जो चार्ज है उतना ही चार्ज C पर होगा, बस आवेश में अंतर है। तो मान लिया Q चार्ज है, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, तो Q को हम बंध लंबाई से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, डाइपोल मोमेंट आता है। तो Q इंटू D होता है। तो बंध लंबाई, डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ इंटू चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट अगर सबका निकाला जाए तो डेफिनेटली CF का ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें Q की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि धनावेश ऋणावेश जो आता है वो ज़्यादा होता है उस केस में। तो अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.88 D होता है, इसका 1.86 D होता है, और इसका 1.83 D होता है, और इसका 1.64 D होता है। ये जो डेटा है ये ऊपर की तरफ इसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही, किस चीज़ में, ये म्यू के आंकड़े हैं, यानी बॉन्ड, यानी डाइपोल मोमेंट के आंकड़े हैं। डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो CX आबंध है, इस CX आबंध की प्रकृति हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अभिक्रियाएं जो देखेंगे उनमें इन्हीं के बेस पर किसी पदार्थ की क्रियाशीलता तय होती है, तो इसीलिए उसको समझना है। अब अगर जैसे ये है CCl4 ले लें, तो CCl4 जो होगा इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे अब ये भी, जैसे CCl बंध ध्रुवीय तो होता ही, इस पे आंशिक धनावेश, इस पे आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश, तो इन पे सब पे आंशिक ऋणावेश है, और कार्बन पर आंशिक धनावेश है। यानी टोटल ऋणावेश जो आंशिक है उसको जोड़ा जाए तो टोटल धनावेश कार्बन के बराबर है, यानी प्लस और माइनस टोटल बराबर है। अब इधर का डाइपोल मोमेंट, जैसे इस बंध का जो डाइपोल मोमेंट होगा, चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें 4 वेक्टर बनेंगे, और चारों वेक्टर जो होंगे वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, या कह सकते हैं जो समचतुष्फलक के कोनों की ओर दिष्ट है। तो उनका जो नेट आघूर्ण होगा, यानी म्यू, जो नेट म्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि चारों वेक्टर इस प्रकार से दिशाओं में संरेखित हैं, इस प्रकार है उनका डायरेक्शन कि वो उनका जो नेट
वेक्टर सम है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। यद्यपि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हैं चारों, डायपोल मोमेंट चारों में है। अगर अलग अलग बात करें, रिएक्टिविटी तो होगी, तो ऐसा नहीं है कि उसमें म्यू 0 है तो वो रिएक्टिव नहीं होगा, बॉन्ड रिएक्ट करेंगे, बट उसका टोटल जो म्यू है वो क्या है, 0 है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।